Continuing with section 121, chapter 8, which is estoppel. सेक्शन 121 किससे डील करता है? एस्टॉपल से। इसके ऊपर भी एमसीक्यू आ सकता है, आएगा। ठीक है, कितनी तरह का एस्टॉपल होता है पहले ये समझ लेते हैं। एस्टॉपल बाय मैटर ऑफ रिकॉर्ड और कॉसी रिकॉर्ड। ये क्या कहता है कि कहता जैसे एस्टॉपल बाय रिकॉर्ड कब क्रिएट होता है? इज क्रिएटेड बाय अ फाइनल जजमेंट। Party relying on estoppel by record should be able to show that the matter has been determined by judgment in its nature final. The final here is used as opposed to interlocutory. A judgment which purports finally to determine rights is nonetheless effective for the जो फैसला आता है कोर्ट का उसके द्वारा जो बार हो जाता है, पार्टी बार हो जाती है to do something or not to do something, that is estoppel by record. Estoppel by deed, ये क्या है? इसमें वेयर इन अ डीड मेड बिटवीन अ पार्टी, एक डीड बनी दो पार्टीज के बीच में एंड वेरीफाइड बाय द सील्स एंड देयर इज अ स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट एंड एस्टॉपल रिजल्ट्स एंड इज कॉल्ड एस्टॉपल बाय डीड। दो बंदों ने आपस में कोई कॉन्ट्रैक्ट बना लिया, उसके ऊपर साइन कर दिए, सील्स लगा दी, ठीक है, उसमें अपने बयान दे दिए, अपनी बातें, अपनी कंडीशन सेटल आउट कर ली, तो नाउ दे आर बार्ड बाय दैट कंडक्ट ऑफ देम, राइट। यानी कि वो अब जो उनका खुद का कंडक्ट है, वो दो पार्टीज का आपस में जो उन्होंने बयानबाजी कर दी एक दूसरे के साथ, जो जिस कंडीशन पर एग्री हुए, तो वो कंडीशन से वो खुद को बार हो जाते हैं ड्यू टू दैट डीड। यानी कि कल को अब वो मुकर नहीं सकते। एस्टॉपल बाय मैटर ऑफ इन पाइस वेयर वन हैज आइदर बाय वर्ड्स और कंडक्ट मेड। ये क्या है? या तो शब्दों से या तो अपने कंडक्ट से ये कह दिया कि मैं ऐसा ऐसा नहीं करूंगा, तो कल को उस बात से मुकर नहीं सकता, ठीक है। दैट इज एस्टॉपल बाय कंडक्ट और मैटर इन पाइस। एस्टॉपल बाय इलेक्शन क्या है? दो चीजें थी, उनमें से एक चीज को चूज कर लिया तो दूसरी की और अब नहीं बढ़ सकता। यानी कि पार्टी कैन नॉट ब्लो हॉट एंड कोल्ड एट द सेम टाइम। बस इतना ओवरव्यू इसका अब दे दिया। अब मेन सेक्शन पर आओ कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम का सेक्शन कहता क्या है। ठीक है, एस्टॉपल कहता है कि वेयर वन पर्सन हैज बाय हिज डिक्लेरेशन, एक्ट या ओमिशन, बाय व्हाट, इसके ऊपर भी एमसीक्यू आता है। डिक्लेरेशन, एक्ट या ओमिशन, तीन चीजें। इंटेंशनली कॉज्ड और परमिटेड अनदर टू बिलीव अ थिंग टू बी ट्रू, ठीक है, and to act upon such belief, neither he nor his representative shall be allowed in any suit or proceeding between himself and such person or his representative to deny the truth of that thing। ठीक है, कहता कि एक बंदे ने डिक्लेयर कर दी या अपने एक्ट से या अपनी ओमिशन से ये इंटेंशनली कॉज कर दिया, परमिट कर दिया दूसरे बंदे को ये यकीन लेने में कि वो अब उसी बात पर यकीन करे, तो ना ही वो ना ही उसका कोई रिप्रेजेंटेटिव अब बाद में फ्यूचर में अगर मैंने आपको विश्वास दिला दिया कि ऐसे ऐसे चीज़ है, ठीक है, कल को मैं अपनी बात से या मेरा रिप्रेजेंटेटिव अपनी ही बात से मुकर नहीं सकता। इलस्ट्रेशन से प्रैक्टिकली भी समझ लो। ए इंटेंशनली एंड फॉल्सली लीड्स बी टू बिलीव दैट सर्टेन लैंड बिलोंग्स टू ए। ए कहता है कि मतलब मैंने आपको शो किया कि यार ये वाली जमीन ना मेरी है और मैं ये तेरे को बेच दूंगा, ठीक है, कल को वो सच में वो मेरे पास आ गई जमीन, मैंने ले ली, अब मैं कल को मुकर नहीं सकता कि नहीं तब तो मेरे पास थी नहीं, वो तो मैं ऐसे कह रहा था, नहीं अब मेरे को बेचनी ही पड़ेगी आपको, ठीक है। एस्टॉपल हो गया। एस्टॉपल, आई एम बार्ड बाय माय कंडक्ट। एस्टॉपल बाय कंडक्ट क्या है? अदरवाइज इज अ थिंग बट अंडर सेक्शन 121 कवर्स एक्ट, ओमिशन एंड डिक्लेरेशन ओनली। एस्टॉपल बाय कंडक्ट अदरवाइज इज अ थिंग, लेकिन अंडर सो एंड सो सेक्शन आई एम बार्ड बाय माई एक्ट, ओमिशन और डिक्लेरेशन ओनली, ठीक है। इसके ऊपर एमसीक्यू आया था, तो ये स्टेटमेंट एज इट इज लिख के रख लो, याद कर लो, आपके एमसीक्यूज ऑटोमेटिकली सही निकलेंगे। एस्टॉपल इज अ रूल ऑफ एविडेंस नॉट इक्विटी, इसके ऊपर भी एमसीक्यू आया था। क्या है? एस्टॉपल इज अ रूल ऑफ एविडेंस नॉट इक्विटी, बट एक्सेप्शनल केस में इफ ऑप्शन ऑफ एविडेंस इज नॉट अवेलेबल देन इट इज अ रूल ऑफ इक्विटी, ठीक है। ये कंसेप्ट है, कंसेप्ट को एज इट इज याद कर लो, समझ लो, ठीक है। लॉजिक तो क्या ही समझाऊं, लॉजिक तो है ही है, ठीक है ना, लॉजिक तो ऑन पॉइंट है। एस्टॉपल अप्लाइज ओनली इन सिविल केसेस नॉट क्रिमिनल केसेस। हाँ, एस्टॉपल सिविल केसेस में लगता है, क्रिमिनल केस में नहीं लगता। इसकी उदाहरण आगे मैं समझाऊंगा आपको। मैन कैन नॉट ब्लो हॉट एंड कोल्ड एट द सेम टाइम, ये क्या है? रूल ऑफ एस्टॉपल है। कौन से सेक्शन में? 121 सेक्शन में। अब लेट इन मैक्सिम एलिगांस कॉन्ट्रेरिया नॉन एस्ट ऑडियंदस मीन्स अ पर्सन अड्यूसिंग टू द कॉन्ट्रेरी इज नॉट टू बी हर्ड। यानी कि अब कुछ कह के कल को कुछ कह रहा है तो उसकी सुनवाई कोई नहीं, ठीक है। इसका जनरल एग्जांपल ये देख लो कि अगर मैं कोई बयान दे रहा हूँ और मेरा बयान क्रॉस एग्जामिनेशन में पूरा ही कॉन्ट्राडिक्टरी हो गया, तो मेरी क्या होगी? एविडेंस ब्रीच होगी, ठीक है। ये वाली मैक्सिम उस केस में भी लग सकती है, जनरल लॉ है, ठीक है ना, लेटेंट मैक्सिम। अ पर्सन एड्यूसिंग टू द कॉन्ट्रेरी इज नॉट टू बी हर्ड, क्योंकि जो आज कुछ कह रहा है कल कुछ कह रहा है उसकी क्रेडिबिलिटी तो कोई है ही नहीं, ठीक है ना। वैसे ही एस्टॉपल में भी अभी कुछ डिक्लेयर कर रहा हूँ, कल को कुछ कह रहा हूँ, तो मेरी क्रेडिबिलिटी कुछ है ही नहीं। इक्विटेबल एस्टॉपल क्या है? व्हेन एज पर लॉ तो एस्टॉपल नहीं लग रहा बट कोर्ट लगा देती है ऑन द बेसिस ऑफ गुड फेथ एंड कंसाइंस, ठीक है। ये होता है इक्विटेबल एस्टॉपल।
एक्सेप्शंस क्या है एस्ट्रॉपल की? माइनर, नो एस्ट्रॉपल अगेंस्ट माइनर, माइनर के अगेंस्ट कोई एस्ट्रॉपल नहीं लगता। इसके ऊपर बहुत सारे आते हैं एमसीक्यूज। माइनर के अगेंस्ट कोई एस्ट्रॉपल नहीं होता इफ रिप्रेजेंटेशन फॉल। ये देखो बेयर कैसे काले कर रखे हैं, ठीक है ना, बेयर काले कर रखे हैं ना। तो ऐसे ही आपने एज इट इज चेप लेना है। वहाँ पे स्क्रीन पर दिखाने का मतलब ही ये होता है कि आप उस चीज़ को लिख लो, ठीक है। सारा कुछ मैं बोलूँगा, एक तरह से बोलकर लिखोगे, एक तरह से सामने लिखोगे, कॉपी करोगे तो ज़्यादा इजी हो जाएगा आपके लिए, ठीक है। और हाँ, माइनर, नो एस्ट्रॉपल अगेंस्ट माइनर इफ रिप्रेजेंटेशन फॉल्स ही हैज टेकन बेनिफिट देन। अच्छा, अगर झूठी रिप्रेजेंटेशन से उसने बेनिफिट ले भी लिए तो उसको वापस करने होंगे। दूसरी एक्सेप्शन, व्हेन ट्रू फैक्ट्स आर नोन टू द पार्टीज, जब सच्चे फैक्ट पार्टीज को पता है, ठीक है। तो फिर स्टॉपल कैसे लगा? आप मेरे को कह रहे हो कि आप मेरे को जमीन देना चाहते हो, मुझे तो पता है वो जमीन आपकी है ही नहीं, मेरे को पता है, ठीक है। अब क्योंकि मुझे पता, तो एस्ट्रॉपल कैसे लगा? क्योंकि आप तो बार बार कंडक्ट हुए ही नहीं। बार बार कंडक्ट तो आप तब होते कि अगर मेरे को ना पता होता। दैट इज वाई दिस इज एन एक्सेप्शन, जब असली हकीकत दोनों पार्टीज को पता है, जब दोनों को सच्चाई पता है। तीसरी एक्सेप्शन, फ्रॉड नेग्लिजेंस ऑन द पार्ट ऑफ अदर पार्टी। ए ने प्ले किया फ्रॉड विद बी और बी को पता कि वो डिफ्रॉड कर रहा है उसको, ठीक है। ये भी एस्ट्रॉपल में काउंट नहीं होगा क्योंकि मुझे को तो पता है ना कि आप डिफ्रॉड कर रहे हो। व्हेन बोथ पार्टीज प्लीड एस्ट्रॉपल, दोनों पार्टीज ने एस्ट्रॉपल कर दिया, एस्ट्रॉपल से एस्ट्रॉपल कट गया, तो नो एस्ट्रॉपल टू देम। पांचवी एक्सेप्शन, नो एस्ट्रॉपल ऑन द पॉइंट ऑफ लॉ, जैसे कि नो एस्ट्रॉपल इन क्रिमिनल लॉ ऑल्सो। जैसे कि मैंने आपको कह दिया कि उसको मार दो, चिंता ना करना, कोई केस नहीं होगा, ठीक है। तो अब आप कल को कहो कि यार मेहुल ने कहा था कि ऐसे केस नहीं होगा कोई, तो मैंने कर दिया मर्डर, ना, एस्ट्रॉपल नहीं माना जाएगा, ठीक है ना। मेरा क्या एस्ट्रॉपल, क्रिमिनल एक्ट में कोई एस्ट्रॉपल नहीं। छठवीं एक्सेप्शन, नो एस्ट्रॉपल अगेंस्ट स्टैट्यूट और सॉवरेन एक्ट्स। सातवीं एक्सेप्शन, नो एस्ट्रॉपल अगेंस्ट लॉ और पॉइंट ऑफ लॉ और क्वेश्चन ऑफ लॉ, क्योंकि कानून ने जो सेटल कर दिया सेटल कर दिया। सेक्शन 122 अप्लाइज टू इमूवेबल प्रॉपर्टी ओनली, सिर्फ इमूवेबल प्रॉपर्टी के ऊपर अप्लाई होता है। एस्ट्रॉपल ऑफ टेनेंट एंड ऑफ लाइसेंसी ऑफ पर्सन इन पोजेशन। अच्छा जी, ये किसके साथ डील करता है? टेनेंट लैंडलॉर्ड रिलेशनशिप में या लाइसेंसी लाइसेंसर रिलेशनशिप में? कहता है कि नो टेनेंट ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी और क्लेमिंग थ्रू सच टेनेंट। उदाहरण से समझाता हूँ कि अगर मैं ये एडमिट कर रहा हूँ, आपका और मेरा टेनेंसी का केस है, मैं किराएदार हूँ, आप लैंडलॉर्ड हो, ठीक है। तो मैं अगर ये एक तरफ एडमिट कर रहा हूँ कि यार आप मेरे लैंडलॉर्ड हो, दूसरी तरफ मैं कह रहा हूँ कि आपके पास वो जमीन नहीं है, तो मैं दोनों चीजें नहीं क्लेम कर सकता। मेरे पे एस्टॉपल लग गया। अगर तू एक टेनेंट है तो टेनेंसी के लिंक में बात कर, ठीक है ना। अगर तू टेनेंसी को कबूल कर रहा है तो फिर टेनेंसी के क्वेश्चन ऑफ फैक्टर लॉ ही घूमेंगे। आप ये नहीं कह सकते अब कि आपके पास टाइटल ही नहीं है। अगर वो वाली डिफेंस लेनी है तो आपको ये पहले एडमिट नहीं करना कि आपका और मेरा टेनेंसी रिलेशन है, जो प्रैक्टिकली केसेस में होता है। जब वकील ये वाली की प्ली लेते हैं कि वो बंदे के पास तो जमीन ही नहीं है, तो वो एडमिट नहीं करते कि देयर इज अ केस ऑफ टेनेंसी। Estoppel generally does not apply to government law, but when promise is breached by government, then it applies. अच्छा, सरकार के अगेंस्ट नहीं एस्टॉपल लगता, लेकिन जब सरकार ही झूठ बोलती है तो लग जाता है। इसके ऊपर कॉन्स्टिट्यूशन की एक डॉक्ट्राइन भी है, डॉक्ट्रिन ऑफ लेजिटिमेट एक्सपेक्टेशन। वो क्या कहती है कि अगर सरकार ने कुछ हरकतें करके ये आपको एक्सपेक्ट करवा दिया कि वो ऐसे ऐसे करेगी, तो कल को वो अपनी चीज़ से भाग नहीं सकती, ठीक है ना। तो वही बात होगी कि एस्टॉपल सरकार के अगेंस्ट तो नहीं लगता, लेकिन एक्सेप्शनल सर्कमस्टांस में लग भी जाता है जब उन्होंने लेजिटिमेट एक्सपेक्टेशन आपको दे दी है, ठीक है। केस लॉ समझो, श्री कृष्णा वर्सेस कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी। आपने एडमिशन फॉर्म एक्सेप्ट कर लिया, रोल नंबर दे दिया, एग्जाम भी दे दिया, एंड में उन्होंने कहा कि कैंडिडेचर रिजेक्ट। तो ये नहीं कर सकती यूनिवर्सिटी या सरकार नहीं कर सकती। क्यों? क्योंकि दे आर बार्ड बाय देयर कंडक्ट नाउ। 123 123 सेक्शन, एस्ट्रॉपल ऑफ एक्सेप्टर और ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज, बेली और लाइसेंसी। अच्छा, नो एक्सेप्टर ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज शैल बी परमिटेड टू डिनाई दैट ड्रॉअर हैड अथॉरिटी टू ड्रॉ सच बिल और एंडोर्स। एक तरफ बिल ऑफ एक्सचेंज पर एक्सेप्ट हो गया, ठीक है, तो कल को ये नहीं, बिल ऑफ एक्सचेंज का पूरा एक्सचेंज हो गया, एक्सेप्टेंस हो गई, सारा कुछ हो गया, तो कल को ये नहीं हम कह सकते कि उसके पास अथॉरिटी नहीं थी ये बिल देने की, एंडोर्स करने की थी ही नहीं। या फिर ये नहीं कह सकते कि अगर थी नहीं तो तूने पहले क्यों ये बात नहीं रेज करी कि तूने पहले एक्सेप्ट ही क्यों किया, अगर उसके पास अथॉरिटी नहीं थी, ये तेरे को पता था तो ठीक है। यू कैंट प्ले क्लेवर विद द कोर्ट, ठीक है, यू कैंट मेक फूल ऑफ द कोर्ट। तो इसलिए ये सेक्शन बना है। नॉर शैल एनी बेली और लाइसेंसी बी परमिटेड टू डिनाई हिज बेलर और लाइसेंसर हैड एट द टाइम, ठीक है। अब लाइसेंसर को मैं कह दूं कि यार इसके पास तो लाइसेंस ही नहीं है, ठीक है, या बेलर बेली की लाइसेंसर से, या बेलर बेली की एट द टाइम व्हेन बेलमेंट और लाइसेंस कमेंस्ड अथॉरिटी टू मेक सेंस। अब
अब बेलर को ही कह दूं, अब जैसे आप, मैं घड़ी ठीक करता हूँ, आपने घड़ी ठीक करवाने के लिए मेरे को दी, ठीक है, अब मैंने क्या किया, मैं कल को कह दूं कि यार ये आपकी घड़ी नहीं है, ये चौथी बात नहीं, चौथी कहानी नहीं मैं बीच में डाल सकता, ठीक है। उस है कि नहीं है, मेरे को घड़ी ठीक करने का काम दिया ना, तो बेलर बेली की चीज में हम उसकी अथॉरिटी को खुद को ही चैलेंज नहीं कर सकते, ठीक है। एक्सप्लेनेशन 1 देख लो। अ एक्सेप्टर ऑफ अ बिल ऑफ एक्सचेंज मे डिनाई दैट द बिल वाज रियली ड्रॉन बाय द पर्सन बाय हुम इट पर्पट्स टू हैव बीन ड्रॉन। एक्सेप्टर ऑफ द बिल ऑफ एक्सचेंज मे डिनाई, एक्सेप्टर है ना जो बिल ऑफ एक्सचेंज का, ये डिनाई कर सकता है दैट द बिल वाज रियली ड्रॉन बाय द पर्सन बाय हुम इट पर्पट्स टू हैव बीन ड्रॉन, यानी कि ये चैलेंज कर सकते हो कि उस बंदे ने साइन नहीं किए, फॉल्स है, बट अथॉरिटी उसकी चैलेंज नहीं कर सकते। हाँ, मतलब उस इंस्ट्रूमेंट को चैलेंज कर सकते हो बट उसकी अथॉरिटी को चैलेंज नहीं कर सकते। एक्सप्लेनेशन 2, इफ अ बेली डिलीवर्स द गुड्स बेल टू अ पर्सन अदर देन द बेलर, बेली ने डिलीवर किए गुड किसी और को, आपने घड़ी मुझे ठीक करने के लिए दी, मैंने किसी और को पकड़ा दी, ही मे प्रूव दैट सच पर्सन हैड राइट टू देम अगेंस्ट द बेलर। अच्छा, जैसे कि बेलर, आपने मेरे को घड़ी दी, मैं भी हूँ बेली, ठीक है, मैंने सी को उठा के दे दी वो बाद में, बी मैं प्रूव कर सकता हूँ कि मैंने वॉच सी को इसलिए दी, थर्ड पर्सन को इसलिए दी क्योंकि आपने ए ने मुझे कहा था कि मैं सी को सी लेने आ जाएगा, ठीक है, तो ये मैं प्रूव कर सकता हूँ। सेक्शन 125, सेक्शन 124 चैप्टर 9 विटनेसेस की बात कर रहा है। कौन गवाही दे सकता है? सारे बंदे गवाही दे सकते हैं, अनलेस जब तक कोर्ट को लगता है कि जो बंदे को पूछा जा रहा है सवाल, पूछे जाएंगे सवाल गवाही में, क्रॉस एग्जामिनेशन में, या रैशनल आंसर वो नहीं दे पाएगा। कोर्ट कहती है कि सवाल तो पूछ लोगे लेकिन वो सही आंसर ही नहीं दे पाएगा क्योंकि वो बहुत छोटा या बहुत बड़ा है, उसको बहुत तगड़ी बीमारी है कि दिमागी तौर के ऊपर वो नहीं दे सकता, तो फिर वो नहीं, उसकी गवाही नहीं होगी। अ पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड इज नॉट इनकम्पिटेंट टू टेस्टिफाई, जो दिमागी तौर पे ठीक नहीं है वो इनकम्पिटेंट नहीं है गवाही देने के लिए, वो दे सकता है, अनलेस ही इज प्रिवेंटेड, वो तब इनकम्पिटेंट है जब उसको सवाल जो पूछेंगे उसको समझ ही नहीं सकता और उसका रैशनल आंसर नहीं दे सकता। अपार्ट फ्रॉम दैट अनसाउंड बंदा भी दे सकता है क्योंकि अनसाउंडनेस ऑफ माइंड इज ऑफ वेरियस टाइप्स, स्किज़ोफ्रेनिया, ठीक है, फिर एडीएचडी, ठीक है, नॉट एडीएचडी, चलो खैर मेडिकल साइंस में नहीं जाना। सेक्शन 125, विटनेस अनेबल टू कम्युनिकेट वर्बली, अ विटनेस हु इज अनेबल टू स्पीक मे गिव हिज एविडेंस इन एनी अदर मैनर इन विच ही कैन मेक इट इंटेलिजिबल, ठीक है, एज बाय राइटिंग और साइंस। जो बंदा बोल नहीं सकता वो लिख के या साइंस के द्वारा समझा सकता है, बट सच राइटिंग मस्ट बी रिटन एंड द साइंस मेड इन ओपन कोर्ट शैल बी डीम्ड टू बी एंड एविडेंस तो गिवन, कहते जो भी वो गवाही देगा उसको लिख लेना, लेकिन वो वाले एविडेंस को ओरल एविडेंस ही माना जाएगा। इसके ऊपर एमसीक्यू आता होता है। Provided if the witness unable to communicate verbally, the court shall take assistance of, अगर वो जुबान से नहीं समझा पा रहा, साइन लैंग्वेज से बोलता है, तो इंटरप्रेटर कोर्ट बुलवा देगी, स्पेशल एजुकेटर बुला देगी रिकॉर्ड करने के लिए स्टेटमेंट, और ऐसी स्टेटमेंट शैल बी वीडियोग्राफ्ड, यानी कि लिखी भी जाएगी और साथ में वीडियो भी बनेगी, शैल बी वीडियोग्राफ्ड। सेक्शन 126, कंपिटेंसी ऑफ हस्बैंड एंड वाइफ एज विटनेसेस इन सर्टेन केसेस, कंपिटेंसी ऑफ हस्बैंड एंड वाइफ इन सिविल प्रोसीडिंग्स में पार्टी टू द सूट एंड हस्बैंड और वाइफ ऑफ एनी पार्टी टू द सूट कंपिटेंट विटनेस हो गए। सिविल केस में हस्बैंड और वाइफ टू द पार्टी ऑफ द सूट भी कंपिटेंट विटनेसेस होंगे, हो सकते हैं, अगर गवाही करवानी है करवा सकते हो। क्रिमिनल प्रोसीडिंग में भी हस्बैंड और वाइफ एक दूसरे अगेंस्ट इन क्रिमिनल प्रोसीडिंग अगेंस्ट एनी पर्सन द हस्बैंड ऑफ वाइफ ऑफ सच पर्सन, मतलब उसकी बीवी भी या उसका हस्बैंड भी गवाही दे सकता है उसी के अगेंस्ट क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स में। जजेस एंड मजिस्ट्रेट्स, सेक्शन 127, no judge or magistrate shall, except upon the special order of the some court to which he is subordinate, be compelled to answer any question as to his own conduct। कहते हैं कि जज और मजिस्ट्रेट को जब तक स्पेशल ऑर्डर नहीं आ जाता बड़ी कोर्ट से, तब तक वो उसको उसी के कंडक्ट के बारे में सवाल जवाब नहीं कर सकते, उसी की नॉलेज में क्या आया कोर्ट में ये नहीं पूछ सकते, बट उसको ये पूछ सकते हैं कि उसकी प्रेजेंस में क्या हुआ, ठीक है। 3 सर्कमस्टांस हो गए, तीनों सर्कमस्टांस की अलग अलग इलस्ट्रेशन आपको समझाऊंगा। उसके पहले जेरेमी बेंथम ने क्या कहा, जेरेमी बेंथम कहता है ज्यूरिस्ट, ग्रेट ज्यूरिस्ट, ही सेड विटनेसेस आर द आइज एंड ईयर्स ऑफ जस्टिस, और चाइल्ड विटनेस को डेंजर विटनेस कहा जाता है क्योंकि वो कुछ भी आंसर कर सकता है। 3 सिचुएशंस में आपको बताता हूँ, 3 सिचुएशंस। विटनेसेस आर कंपिटेंट बट लॉ कैन नॉट कंपेल, ये गवाह, ये जो विटनेसेस है ना ये कंपिटेंट है बट कानून उनको कंपेल नहीं कर सकता। सॉवरेन जो है, सॉवरेन एक कंट्री को या फॉरेन एम्बेसडर्स को, ठीक है, या कंट्री के सॉवरेन पर्संस आते हैं, बड़े लोग आते हैं, उनको नहीं कंपेल कर सकते। विटनेसेस जो कंपिटेंट हैं कोर्ट भी कंपेल कर सकती है बट फिर भी लॉ उनको इजाजत नहीं देता गवाही देने की। 127 से लेकर 137 सेक्शन बातें साक्ष्य अधिनियम का, वो पढ़ लो ना, वो समझ लग जाएगा। नंबर ऑफ विटनेसेस, सुप्रीम कोर्ट कहती है क्वालिटी मैटर करती है, क्वांटिटी नहीं मैटर करती, ठीक है, गवाहों की, मतलब
ठीक है। इलस्ट्रेटिव एग्जांपल्स, कंडक्ट के ऊपर एग्जांपल पहली कि ए का ट्रायल चल रहा था कोर्ट ऑफ सेशन में और वो कहता है कि जज ने ना, मैजिस्ट्रेट ने, बी ने ढंग से गवाही नहीं नोट करी, तो बी के ऊपर अब कंपेल नहीं कर सकते कि इन सवालों का अब जवाब दे जब तक बड़ी कोर्ट से ऑर्डर नहीं आ जाता, सेशन मैजिस्ट्रेट को डायरेक्ट नहीं कर देता, ऑर्डर नहीं कर देता। इलस्ट्रेशन बी, वो भी पढ़ के समझ लग जाएगी, सी भी पढ़ के समझ लग जाएगी। सी में क्या है, उसमें जज को पूछा जा रहा है, क्यों? क्योंकि उसके सामने तो गोली चलाई थी, ठीक है। अब उसके सामने क्या हुआ, वो तो खुद अब इंडिपेंडेंट आई विटनेस बन गया, तो उसके पूछा जा सकता है, इसके लिए स्पेशल ऑर्डर की जरूरत नहीं है। सेक्शन 128, कम्युनिकेशंस ड्यूरिंग मैरिज, नो पर्सन हु इज और हैज बीन मैरिड शैल बी कंपेल्ड टू डिस्क्लोज एनी कम्युनिकेशन मेड टू हिम ड्यूरिंग मैरिज बाय एनी पर्सन टू whom he is or has been married, nor shall he be permitted to disclose any communication unless the person who made it or his representative in interest consents। अच्छा, कहता कि कोई भी बंदा कम्युनिकेशन ड्यूरिंग मैरिज, दोनों की शादी के दौरान मियाँ बीवी की आपस में क्या बात हुई वो नहीं कंपेल कर सकते उसको बताने के लिए जब तक उसकी बीवी ने खुद ना बता दिया या रिप्रेजेंटेटिव इन इंटरेस्ट ने, बच्चे ने, रिप्रेजेंटेटिव इन इंटरेस्ट, बच्चा जिसका खुद का केस में इंटरेस्ट हो कोई ना कोई, कंसेंट, वो कंसेंट दे दे, एक्सेप्ट इन सूट बिटवीन मैरिड पर्सन और प्रोसीडिंग इन विच वन मैरिड पर्सन इज प्रोसिक्यूटेड। हाँ, या दोनों में से एक मैरिड बंदे को क्राइम के लिए प्रोसिक्यूट किया जा रहा है दूसरे के अगेंस्ट, ठीक है, तो भी कम्युनिकेशन ड्यूरिंग मैरिज नहीं दे सकते, पढ़ के ही क्लियर हो जा रहा है। और सेक्शन 128 की एक्सेप्शन क्या है, कब कम्युनिकेशन ड्यूरिंग मैरिज बताया जा सकता है, आई विटनेस ऑफ इंसिडेंट बाय हस्बैंड वाइफ इज वैलिड, वो खुद चश्मदीद गवाह था। सेक्शन एक्सेप्शन 2 सॉरी, बिफोर स्टार्ट ऑफ मैरिज या आफ्टर एंड ऑफ मैरिज वो पार्टनर नहीं बता सकता, वो पार्टनर बता सकता है कि शादी के पहले या डिवोर्स होने के बाद क्या बातें हुई थी, लेकिन ड्यूरिंग मैरिज वो नहीं बता सकता। प्रूफ ऑफ कम्युनिकेशन बाय थर्ड पर्सन, अगर हस्बैंड वाइफ की बात किसी थर्ड ने सुन ली थी वो फिर वो बता सकता है, ठीक है। एविडेंस हैज टू द अफेयर्स ऑफ स्टेट, नो वन शैल बी परमिटेड टू गिव एनी एविडेंस डिराइव फ्रॉम अनपब्लिश्ड ऑफिशियल रिकॉर्ड, जो सरकार के अनपब्लिश्ड ऑफिशियल रिकॉर्ड है उसके ऊपर उसको वो नो एविडेंस टू गिव, नो वन शैल बी परमिटेड टू गिव एनी एविडेंस डिराइव्ड, जो पब्लिश नहीं हुए रिकॉर्ड उसके ऊपर गवाही, उसके ऊपर स्टेटमेंट नहीं दे सकते जब तक परमिशन से उस महकमे के हेड से, डिपार्टमेंट के हेड की परमिशन नहीं जब तक मिल जाती तब तक, और ये वो डिसाइड करेगा कि उसने देनी है परमिशन के नहीं, ठीक है, तब तक नहीं दे सकते। अगर उसने अलाउ कर दिया फिर उसके ऊपर स्टेटमेंट दे सकते हैं, ठीक है। ये किसके ऊपर आधारित है, सेलुस पॉपुलियस सुप्रीमा लेक्स, यानी कि वेलफेयर ऑफ द पीपल शैल बी द सुप्रीम लॉ, ठीक है, ये बात करी गई है। और लास्ट सेक्शन 130 ऑफिशियल कम्युनिकेशन, ये बात करता है ऑफिशियल कम्युनिकेशन, ये डील करता है पब्लिक सर्वेंट से। नो पब्लिक ऑफिसर शैल बी कंपेल्ड टू डिस्क्लोज कम्युनिकेशन मेड टू हिम इन ऑफिशियल कॉन्फिडेंस व्हेन ही कंसीडर्स दैट द पब्लिक इंटरेस्ट वुड सफर, ठीक है। सिंपल बात करता है कि ऑफिशियल कम्युनिकेशन है, कोई भी पब्लिक ऑफिसर को, जैसे पुलिस वाला ले लो, उसको कंपेल नहीं कर सकते कि बता कि किसने तेरे को ये टिप दी, किसने बताया कि ये चीजें वहां पे ये वाली घटना होने वाली थी, किसने तेरे को, खबरी कौन था, ठीक है, वो उसको हम फोर्स नहीं कर सकते कि तू बता खबरी कौन था, ठीक है। दैट इज इट फॉर टुडे, थैंक यू।